जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो लेक्चर हमारा रहेगा 10वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 2 में काव्य खंड में उत्साह और अट नहीं रही, जिसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सबसे पहले हम कवि का परिचय देखेंगे, उनके द्वारा किया गया प्रमुख कार्य देखेंगे। उसके बाद उत्साह और अट नहीं रही कविता का सारांश देखेंगे और फिर इस अध्याय से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं या तो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस और क्षेत्रीय कार्यकर्ता 10वीं लेवल में जितने भी लोग लैंग्वेज पेपर में जैसे द्वारा आयोजित एग्ज़ाम में पेपर 2 में हिंदी रखे हैं, अर्थात लैंग्वेज पेपर में हिंदी रखे हैं, उनके लिए है। ये हमारा वीडियो का जो सीरीज चल रहा है, इसमें हम कृतिका पुस्तक ख़त्म कर चुके हैं और क्षितिज पुस्तक में गद्य खंड भी ख़त्म कर चुके हैं और ये हमारा काव्य खंड चल रहा है। और अगर आपको वीडियो पिछला चैप्टर का वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देख सकते हैं, या तो फिर मेरे प्लेलिस्ट में जाकर अलग से प्लेलिस्ट, सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी जाकर पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्साह और अट नहीं रही, जिसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ था। यह मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में हुई। इन्होंने स्वयं अध्ययन कर संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने इन पर गहरा प्रभाव डाला। सन 1961 में इनकी मृत्यु हुई। इनके द्वारा किया गया प्रमुख कार्य है काव्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। ये सभी इनके द्वारा लिखा गया काव्य कृति है। अब हम उत्साह कविता का सारांश देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता एक आह्वान गीत है। इम्पोर्टेंट है, क्या गीत है? प्रश्न आता है कि क्या गीत है, तो आह्वान गीत है। इसमें कवि बादल से घनघोर गर्जन के साथ बरसने की अपील कर रहे हैं। बादल बच्चों के काले घुंघराले बालों जैसे हैं। कवि बादल से बरसकर सबकी प्यास बुझाने और गरज कर सुखी बनाने का आग्रह कर रहे हैं। कवि ने बादल में नवजीवन प्रदान करने वाली बारिश तथा सब कुछ तहस नहस कर देने वाला वज्रपात दोनों देखते हैं। इसलिए वे बादल से अनुरोध करते हैं कि वह अपनी कठोर वज्र शक्ति को अपने भीतर छुपाकर सब में नई स्फूर्ति, नया जीवन डालने के लिए मूसलाधार बारिश करे। आकाश में उमड़ते घूमड़ते बादल को देखकर कवि को लगता है कि वे बेचैन हैं। तभी उन्हें याद आता है कि समस्त धरती भीषण गर्मी से परेशान है। इसलिए आकाश की अनजान दिशा से आकर काले काले बादल पूरी तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। कवि आग्रह करते हैं कि बादल खूब गरजे, खूब बरसे और सारे धरती को तृप्त करे। अब देखते हैं अट नहीं रहे कविता। प्रस्तुत कविता में कवि ने फागुन माह का मानवीकरण चित्र प्रस्तुत किया है। फागुन यानी फरवरी मार्च का महीना जो वसंत ऋतु के आगमन में होता है। इस ऋतु में पुराने जो पत्ते होते हैं वह झड़ जाते हैं, नए पत्ते आते हैं पेड़ों में, रंग बिरंगे फूलों की बहार छा जाती है। उनकी सुगंध से सारा वातावरण महक उठता है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो फागुन माह में सांस लेने पर सब जगह सुगंध फैल गई हो। वे चाहकर भी अपनी आंखें इस प्राकृतिक सुंदरता से हटा नहीं सकते। इस मौसम में बाग बगीचों, वन उपवनों के सभी पेड़ पौधे नए नए पत्तों से लद गए हैं। कहीं यही लाल रंग के हैं तो कहीं हरे, और डालियां अनगिनत फूलों से लद गए हैं, जिससे कवि को ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति देवी ने अपने गले रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की माला पहन रखी हो। इस सर्वव्यापी सुंदरता का कवि को कहीं ओरो छोरो नजर नहीं आ रही। इसलिए कवि कहते हैं फागुन की सुंदरता अट नहीं रही। चारों ओर अच्छा मनोरक सुंदरता रहता है,
वातावरण भी गमगीन हो जाता है, सुंदरता हो जाता है। तो जो उस समय नए नए फूल खिलते हैं, उनकी सुगंध से चारों ओर एक नया वातावरण उत्पन्न होता है। उसी के कारण फागुन, जो कवि है वो बोलते हैं फागुन में सुंदरता अट नहीं रही है, तो इस कविता का नाम है। पहला प्रश्न है, कवि बादल में किसका स्वर सुनता है? ए रुदन का, बी ख क्रांति का, ग वेदना का, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ख क्रांति का। अगला प्रश्न है, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? क फागुन माह, ख माघ माह, ग वैशाख, घ आषाढ़। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? क फागुन माह में, अर्थात वसंत ऋतु में, मार्च अप्रैल में, सॉरी फरवरी मार्च में। कवि के अनुसार किसके केस सुंदर काले और घुंघराले हैं? तो क प्रेयसी के, ख बादल के, ग धरती के और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? ख बादल के बाल हैं सुंदर काले और घुंघरेले। कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? क बारिश का होना, ख शांति और सुख की स्थापना, ग प्यास बुझाना, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ख शांति और सुख की स्थापना करना। अगला प्रश्न है, तप्त धारा का सांकेतिक अर्थ क्या है? क गर्म धरती, ख सूखी धरती, ग दुखों से पीड़ित धरती, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ग दुखों से पीड़ित धरती, क्योंकि बहुत गर्मी होता है तो फिर भी दिक्कत है और वज्रपात होने से भी दिक्कत है, वही चीज को बताया गया है इस कविता में। कवि ने निदाग अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया है? क अधिक गर्मी, ख सांसारिक कष्ट, ग असफलता, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? ख सांसारिक कष्ट के बारे में बताया है। अगला प्रश्न है, फागुन माह में कैसी हवाएं चल रही है? क शुष्क, ख नमी युक्त, ग मादक, घ मंद मंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ग मादक हवाएं चल रही थी। अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों का आह्वान करते हुए उनसे क्या करने का आग्रह किया है? क न बरसने का, ख बरसने का, ग गरजने का, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ख बरसने का। अगला प्रश्न है, बादल को कवि ने गरजने के लिए कहा जिससे कि वातावरण में जोश और क्रांति फैल सके, ख गर्मी समाप्त हो सके, ग बच्चे डर जाएं, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा क जोश और क्रांति फैल सके। अगला प्रश्न है, कविता में बादल किसका प्रतीक है? क भावनाओं का, ख सुख का, ग दुख का, घ क्रांति का। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? घ क्रांति का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या है? क मायूसी, ख डर, ग दुख, घ खुशी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? घ खुशी फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, धाराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? क पृथ्वी के लिए, ख आकाश के लिए, ग समुद्र के लिए, घ बादल के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? घ बादल के लिए फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, बादल अपनी गर्जन तर्जन से किससे घेर लेता है? क समुद्र को, ख पृथ्वी को, ग आकाश को, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ग आकाश को। अगला प्रश्न है, कविता अट नहीं रही में किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है? क ग्रीष्म ऋतु का, ख वर्षा ऋतु का, ग शरद ऋतु का, घ वसंत ऋतु का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? घ वसंत ऋतु का। अगला प्रश्न है, सभी लोग डैश से दुखी हैं? ए वर्षा के कारण, बी जल भराव के कारण, सी सर्दी के कारण, डी गर्मी के ताप के कारण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? डी गर्मी के ताप के कारण सभी दुखी हैं। अगला प्रश्न है, बादल कहाँ से आ जाते हैं? ए समुंदर से, बी नदियों से, सी अज्ञात दिशा से और डी आकाश से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? सी अज्ञात दिशा से बादल आ जाता है। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता की भाषा कैसी है? ए खड़ी बोली है, बी अवधी है, सी ब्रज है और डी कन्नौजी है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? ए खड़ी बोली में लिखा गया है, क्योंकि इसका भाषा जो है संस्कृत मिक्स किया गया है खड़ी बोली में। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में कौन सा गुण है? ए प्रसाद गुण, बी माधुर्य गुण, सी ओज गुण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? सी ओज गुण।
अगला प्रश्न है अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन है? ए शरद ऋतु, बी हेमंत ऋतु, सी वसंत ऋतु, डी वर्षा ऋतु। इसका सही उत्तर होगा वसंत ऋतु, जो फरवरी मार्च का महीना होता है। अगला प्रश्न है अट नहीं रही कविता में कवि किससे संदेश देना चाहता है? ए बादलों को, बी अपने प्रियतम को, सी आकाश को, डी वन को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी अपने प्रियतम को। अगला प्रश्न है उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए श्लेष अलंकार, बी यमक अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी उपमा अलंकार। तो यहाँ रिपीट हुआ है पर, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा? यमक होगा, क्योंकि एक पहला पर का अर्थ है पंख और दूसरा पर का अर्थ होगा प्रदान करना, इसलिए यमक अलंकार। अगला प्रश्न है उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, इस पंक्ति पर दूसरे पर का क्या अर्थ है? पहला तो पंख हो जाएगा और ऑप्शन बी है पक्षी, सी पत्ता और डी प्रदान करना। तो दूसरा पर का क्या अर्थ हो जाएगा हमारा? डी प्रदान करना। अगला प्रश्न है कवि का प्रिय घर को किस प्रकार सुगंध से भर देता है? ए धूप बत्ती जलाकर, बी फूल खिलाकर, सी अपनी श्वास से, डी अपने विचारों से। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? सी अपने श्वास से घर को सुवासित कर देता है। चारों ओर किसका सौंदर्य व्याप्त है? ए पहाड़ों का, बी झरनों का, सी प्रकृति का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? सी प्रकृति का सौंदर्य बिखरा हुआ है चारों ओर। अगला प्रश्न है कवि किसकी ओर अपनी आंख नहीं उठा पा रहा है? ए अपने प्रियतम की ओर, बी प्रकृति के सौंदर्य की ओर, सी बादलों की ओर, डी आकाश की ओर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बी प्रकृति के सौंदर्य की ओर से आंख नहीं हटा पा रहा है कवि। अगला प्रश्न है वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा हुआ है? ए शोभा और सौंदर्य, बी पेड़ पौधे, सी पहाड़, डी नदियां। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए शोभा और सौंदर्य। अगला प्रश्न है अट नहीं रही कविता में कौन सा गुण है? ए माधुर्य गुण, बी प्रसाद गुण, सी ओज गुण, डी सगुण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बी प्रसाद गुण, इसमें अट नहीं रही कविता का गुण है। अगला प्रश्न है निराला जी किस वाद के कवि थे? जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे वो किस वाद के कवि थे? छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, प्रगतिशीलवाद। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? छायावाद, ऑप्शन ए। छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थे। निराला जी का जन्म कब हुआ? सन 1887 में, सन 1885 में, सन 1897 में, सन 1903 में। तो इसका ऑप्शन सभी गलत है, क्योंकि 1899 में पश्चिम बंगाल के महिसादल में हुआ था। 1899 हो जाएगा। अगला प्रश्न है निराला जी ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया? कौन सा पत्रिका उन्होंने संपादक किया? तो समन्वय और मतवाला, सी समन्वय मतवाला दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी काव्य रचना निराला जी का नहीं है? ए अनामिका, बी परिमल, सी सरोज स्मृति, डी झरना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? डी झरना। झरना जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला प्रश्न है निराला जी की अधिकतर रचनाएं किसमें मिलती है? ए रोला में, बी मुक्तक में, सी सरोठा में, डी दोहा में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी मुक्तक। मुक्तक में जितने भी छंद है वह मुक्तक छंद के हैं निराला जी के। उत्साह क्या है? एक आह्वान गीत है, शोक गीत है, भक्ति गीत है, विरह गीत है। तो सही क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए आह्वान गीत है उत्साह। अगला प्रश्न है उत्साह कविता में कवि किसका आह्वान कर रहा है? ए वर्षा का, बी बादलों का, सी बिजली का, डी पक्षियों का। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बी बादलों का आह्वान कर रहा है। अगला प्रश्न है बादलों को किसके समान सुंदर माना गया है? ए चंचल पक्षी के, बी नृत्य मुद्रा में मोर के, सी काले घुंघराले बालों के समान, डी बहती जलधारा के। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी काले घुंघराले बालों के समान।
अगला प्रश्न है, बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना गया है? ए प्रेयसी की कल्पना, बी विद्युत की कल्पना, सी इंद्रधनुष की कल्पना, डी बाल की कल्पना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, बाल कल्पना। अगला प्रश्न है, बादलों के हृदय में डैश सुंदरता छिपी है? ए जल की, बी नदी की, सी विद्युत की, डी सागर की। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सी विद्युत की कल्पना। विद्युत की सुंदरता छिपी हुई है बादलों में। अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों को कैसा कहा है? ए सुंदर, बी नवजीवन वाले, सी अकल्पनीय, डी लुभावने वाले। तो सही क्या उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बी नवजीवन वाले। अगला प्रश्न है, नूतन कविता फिर भर दो कवि नूतन कविता किसमें भरने की बात कर रहा है? ए बादलों में, बी स्वयं अपने जीवन में, और सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं थे। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सी ए और बी दोनों, क्योंकि बादलों में भी और स्वयं अपने जीवन में भी भरने की बात कर रहा है कवि। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बताएं, और क्रैश कोर्स में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।